गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट से रिलेटेड आपका चैप्टर सूचना प्रौद्योगिकी विधि व साइबर क्राइम मतलब साइबर अपराध। सूचना प्रौद्योगिकी विधि को साइबर लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आईटी लॉ। इस विधि के अंतर्गत कंप्यूटिंग व इंटरनेट के साथ साथ अन्य प्रौद्योगिकी कानून भी को शामिल किया जाता है। यह डिजिटल सूचना, सॉफ्टवेयर सूचना सुरक्षा व इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य के डिजिटल के प्रसार को नियंत्रित करता है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 में अधिनियमित किया गया, जिसे 2008 में पुनः संशोधित किया गया। यह एक आधुनिक कानून है जो हैकिंग, डाटा चोरी, पोर्नोग्राफी, वायरस का प्रसार, पहचान की चोरी, मानहानि, साइबर आतंकवाद को एक आपराधिक कानून मानता है। आपराधिक कानून मानने के साथ साथ और क्या करता है, जो व्यक्ति होते हैं उनकी सुरक्षा प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, जो हमारा आईटी लॉ है, डिजिटल सिग्नेचर एंड ई सिग्नेचर मीन्स डिजिटल हस्ताक्षर व ई हस्ताक्षर। तो डिजिटल हस्ताक्षर किसी डिजिटल संदेश या दस्तावेज की प्रामाणिकता को निरूपित करने की गणितीय योजना है। आईटी संशोधन अधिनियम 2008 की धारा मीन्स सेक्शन 3 डिजिटल हस्ताक्षर व ई हस्ताक्षर को मान्यता देती है। तो हमारा जो ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है 2008, इसकी सेक्शन 3 किसको मान्यता देती है? डिजिटल सिग्नेचर और ई सिग्नेचर को। ठीक है, इस धारा में इस धारा के तहत जिस किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से प्रमाणित किया जाता है। अब बात करते हैं सेक्शन 3 की। इलेक्ट्रॉनिक 3 है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रमाणीकरण। इस खंड में प्रावधानों के अधीन कोई भी ग्राहक अपने डिजिटल हस्ताक्षर करके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित कर सकता है। ठीक है, 3A क्या कहती है? इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर या ई हस्ताक्षर इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा को संदर्भित करता है जो तकनीक रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप में अन्य डाटा से कनेक्टेड रहता है। कनेक्टेड मीन्स जुड़ा रहता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसको सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है। और क्या कहा गया है कि जहाँ कोई भी कानून इस बात के लिए आश्वस्त करता है कि किसी भी विशिष्ट अवधि के लिए दस्तावेज, रिकॉर्ड या किसी इंफॉर्मेशन को यथावत बनाए रखेगा जब तक ऐसे दस्तावेज, रिकॉर्ड की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप में बनाए रखे जाते हैं, जैसे उसमें निहित जानकारी बाद में किसी भी संदर्भ के लिए उपयोग करने हेतु सुलभ रहती है। मैं इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ भाई। जो हमारी वो होती है, हमारा फ़ोन होता है, ठीक है, उसकी कॉल डिटेल होती है। तो अगर कभी भी किसी भी जो हमारे इंटेलिजेंट ब्यूरो होते हैं, जो खुफिया सलाहकार, खुफिया ऑफिसर्स होते हैं, जो सीआईडी होते हैं, तो वो किसी भी केस से रिलेटेड जब भी कोई भी केस होता है तो उससे रिलेटेड वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले जो भी क्रिमिनल होता है, दोषी होता है, तो उसकी कॉल डिटेल चेक की जाती है। तो ये इसी तरीके का मतलब जो इस सेक्शन 4 है उसमें यही चीज़ बताई गई है कि ये रिकॉर्डों को प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखता है। ठीक है, चाहे कितना भी पुराना रिकॉर्ड हो, इनके ज़रिए वो निकाल लिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की विधि मान्यता। तो अब इस अभिलेख की विधि मान्यता किसमें? इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की विधि मान्यता हेतु निम्न शर्तें मीन्स निम्न कंडीशन रखी गई हैं आपकी। क्या? इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी उतने ही मान्य हैं जितने की टंकन लिपि में मुद्रित किए गए दस्तावेजों की मान्यता है। ठीक है, सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से आशय सेक्शन 2(1) ऑफ क्लॉक डी में दी गई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी सूचना जो ऑडियो, वीडियो, डाटा टेक्स्ट या मल्टी टेक्स्ट या मीडिया फाइल में शामिल है। ठीक है भाई, कोई भी हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से आशय क्या है हमारा कि भाई कोई भी ऑडियो होगी, वीडियो होगी या डाटा टेक्स्ट होगा या मल्टी टेक्स्ट होगी या मीडिया फाइल होगी, तो वो क्या मानी जाएगी? हमारा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख मानी जाएगी। ठीक है, इस प्रकार अधिनियम की धारा 4 का प्रभाव आईपीसी की सेक्शन 29 ऑफ क्लॉक ए, 167, 172, 175, 192, 204,
463, 464, 466 पर प्रभावी है। मीन्स क्या, हमारी जो इंडियन पैनल कोड है, भारतीय दंड संहिता है, उसकी जो ये सेक्शंस मैंने आपको बताई हैं 29A से लेकर 466 तक की, तो ये सभी सेक्शंस इस पे ही प्रभाव डालती हैं। मीन्स किस पे, जो हमारा साइबर क्राइम होता है और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक अधिनियम जो है हमारा सेक्शन इलेक्ट्रॉनिक दंड 2008 है, तो उनके विरुद्ध कुछ भी मतलब कोई भी व्यक्ति का काम करेगा, रूल रेगुलेशन को तोड़ेगा, तो वो इंडियन पैनल कोड के अकॉर्डिंग पनिश किया जाएगा। ठीक है, अब इससे हम एक रिलेटेड केसेस भी देख लेते हैं। मोनिंदर सिंह पंदेर व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी, ये हमारी यूपी का ही केस है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी निर्धारित किया कि जहां कानून किसी मामले में कोई सूचना या अन्य व लिखित में या टाइप किया हुआ या प्रिंट किया हुआ हो, वहां अगर वह सूचना व तथ्य इलेक्ट्रॉनिक तरीके में दिया गया हो तो भी उतना ही मान्य किया जाएगा। ठीक, केस नंबर 2 क्या है आपका, कल्याणशील कंपनी व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य के वाद में भी पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक व वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाने वाली सूचनाओं को राजकीय गजट में ही प्रकाशित किया, क्योंकि स्वयं किसी दस्तावेज का इलेक्ट्रॉनिक रूप में दिया जाना भी पूरी तरह मान्य है। अगर भी ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट पर प्रकाशित की गई सूचना है, ठीक है, तो वो भी क्या मतलब हाई कोर्ट ने क्या माना, क्या निर्णय किया कि कोई स्वयं किसी तरह दस्तावेज का इलेक्ट्रॉनिक रूप में दिया जाना भी पूरी तरीके से मान्य है। ठीक है, वो भी एक प्रूफ माना जाएगा उसका। इलेक्ट्रॉनिक अधिशासन के प्रकार, अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक अधिशासन के प्रकार क्या क्या होते हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्या होता है शॉर्ट फॉर्म में, G2G, सेकंड आपका G2C, और थर्ड आपका G2B, और फोर्थ आपका G2E। ठीक है, मतलब कि जो इसमें नागरिकों, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, इससे मतलब जो सरकार होती है तो वो कोई भी मतलब नियम रूल रेगुलेशन बनाती है तो उसको जनता के समक्ष रखती है। ठीक है, और बिजनेस, गवर्नमेंट टू बिजनेस में क्या है कि भाई व्यापारी जो मतलब व्यापार के लिए कुछ भी नियम प्रबंध उपबंध बनाते हैं तो वो गवर्नमेंट उनके समक्ष रखती है। एम्प्लॉयज़ में क्या है कि उनके रूल रेगुलेशन जो हमारे वो होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, काम करने वाले होते हैं, तो उनके बारे में दिया गया है। ठीक है, अब भाई बात ये तो आ गई गवर्नमेंट की, अब बात आती है ग्राहकों के कर्तव्य क्या क्या होते हैं। जो ग्राहक होते हैं सेक्शन 40 के अकॉर्डिंग मुख्य पासवर्ड उत्पन्न करना, 41 के अकॉर्डिंग डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र की स्वीकृति करना, 42 में निजी पासवर्ड का नियंत्रण करना। अब बात करते हैं साइबर अपराधों हेतु आईपीसी में प्रावधान, कि भाई साइबर अपराध जो साइबर क्राइम किए जाएंगे तो इंडियन पैनल कोड में क्या क्या प्रावधान है उसके लिए। तो भाई सेक्शन तो मैंने पहले भी बताई थी बट अगेन देख लेते हैं हम। आईपीसी सेक्शन 503, 499, 463, 420, 363, 500 साइबर क्राइम की श्रेणी में आती हैं। जो हमारी धारा 420 की होती है ना, वो भी आपकी साइबर क्राइम में ही आती है, क्योंकि 420 किसी भी तरीके से की जा सकती है। वैसे व्यक्तियों द्वारा मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भी की जा सकती है, या भाई कंप्यूटर का कुछ धोखा करके भी की जा सकती है, कंप्यूटर के थ्रू भी की जा सकती है। अब हमारा साइबर आतंकवाद देखते हैं क्या होता है। यह आतंकवाद का सबसे बेकार रूप है। इसमें आतंकवादी एक जगह से बैठा हुआ पूरी दुनिया में क्राइम फैला सकता है। मीन्स क्या भाई, जो बड़े बड़े हैकर होते हैं, ठीक है, तो वो एक जगह बैठकर ही अपने कंप्यूटर पर ही, अपने सिस्टम पर ही, तो क्या कर देते हैं, पूरी दुनिया में आतंक फैला देते हैं। मतलब हैकिंग करना, खुफिया जानकारी देना दूसरे देश को, तो ये भी क्या है, हमारा साइबर क्राइम ही है एक तरीके से। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति की पूर्ण रूप से तो जान पहचान हो नहीं पाती है। उसमें क्या होता है, कंप्यूटर पर आईपी एड्रेस होता है, तो उसके जरिए उसको पकड़ा जाता है। अब साइबर आतंकवाद के लिए दंड का क्या प्रावधान है, तो भाई साइबर आतंकवाद के मामलों में दंड विधान हमारी आईपीसी के अकॉर्डिंग, इंडियन पैनल कोड के अकॉर्डिंग और
आईटी एक्ट 2000 की सेक्शन 66 ऑब्स्ट्रॉक एफ के अकॉर्डिंग अपराधी को क्या है, आजीवन कारावास, इम्प्रिजमेंट का प्रावधान है। और सिचुएशन अगर ये देखी जाती है कि उसने बहुत ही घोर क्राइम किया है, साइबर क्राइम तो किया ही है, प्लस कुछ मतलब इतना ही बेकार क्राइम किया है कि उसके लिए उसको माफ़ी नहीं मिल सकती। तो उन केसेस में जो एक क्रिमिनल होता है उसको डेथ भी दी जा सकती है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।